की डेट आगे बढ़ाने की बात थी कि गुरु पूर्णिमा है उस दिन, तो अगर अन्य पार्टियों की भी ऐसी मांग होगी तब विचार करेंगे, केवल एक पार्टी की मांग पे नहीं कर सकते। सर, राष्ट्रपति चुनाव के चलते ही फैसला ले लिया गया। जी, तो हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह जी, जो इन्होंने बताया कि 18 तारीख को जो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होनी थी वो उसकी तारीख बदल दी गई है। कहीं न कहीं अब कह सकते हैं कि 20 जुलाई को ये फैसला लिया गया है और इस पर मोहर भी लग चुकी है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। निकाय चुनाव के मतगणना की तारीख बदली गई है। अब 20 जुलाई को काउंटिंग होगी, 18 की जगह 20 जुलाई को निकाय की मतगणना होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव की मतगणना की तारीख बदलने की मांग की गई थी और अब तारीख बदल दी गई है। 20 जुलाई को काउंटिंग होगी, 18 की जगह अब 20 जुलाई को निकाय की मतगणना होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 18 की जगह अब 20 को काउंटिंग होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब 20 जुलाई को काउंटिंग होने जा रही है, 18 की जगह 20 पर फैसला लिया गया है। बिल्कुल, फैसला ले लिया गया है। 18 तारीख को जो मतगणना होनी थी नगरीय निकाय चुनाव की, उसको बदल दिया गया है। अब 20 जुलाई को ये मतगणना होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। सारे विधायक भोपाल में मौजूद रहेंगे, इसी के चलते ये फैसला बदला गया है। तो कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पहले भी अन्य जो दूसरे चरण के मतदान है उन्हें बदलने का फैसला लिया जाना था, मगर उन सारी चीजों पर विचार नहीं किया गया है। सिर्फ 18 तारीख को जो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होनी है उसकी तारीख को बदलने का फैसला राज्य निर्वाचन आयुक्त ने लिया है, जिससे पर मोहर लग चुकी है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप जी, उनसे बात हुई है, उन्होंने इस चीज पर मोहर भी लगा दी है। तो कह सकते हैं कि अब 20 तारीख को 18 तारीख को मतगणना तारीख को फैसला हो चुका है। सर, केवल 18 तारीख की जो मतगणना थी उस पर फैसला लिया गया है कि वो 20 को होगी। सर, ये सूचना बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगी? पहुंच जाएगी, कल सुबह सारे अखबारों में आ जाएगी। आप टीवी वाले हो, आप पहुंचा दोगे, कलेक्टरों को आज ही पता लग जाएगा। बाकी बीजेपी कांग्रेस ने जो तारीख बदलने की बात की 13 जुलाई को, वो नहीं बदली जाएगी। कांग्रेस ने नहीं कहा, केवल बीजेपी ने कहा। इस पर कोई विचार नहीं? अभी विचार नहीं, जब तक सहमति नहीं बनती हम नहीं विचार करेंगे। एक पार्टी कहने पे नहीं बदल सकते। बिल्कुल सर, 18 तारीख को मोहर लग चुकी है। जी, तो हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोहर लग चुकी है। 18 तारीख को जो मतगणना होनी थी उसकी जगह अब 20 जुलाई को मतगणना होगी। जी ऋतु। जी जितेंद्र, 20 तारीख पर मोहर तो लगा दी गई है और साफ तौर पर कहना भी था उनका कि एक पार्टी के बोलने पर नहीं हो सकता। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान कांग्रेस की ओर से आया है क्या? देखिए ऋतु, ये जो 13 जुलाई को जो मतगणना दूसरे चरण की होनी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक आपत्ति जाहिर की थी। उस संदर्भ में उनका कहना था। तो 13 जुलाई वाली मतगणना को लेकर कांग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं लगाई है, तो उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। मगर जो 18 जुलाई को मतगणना होनी है नगरीय निकाय चुनाव की, उसको बदल दिया गया है, चूंकि उस दिन राष्ट्रपति चुनाव होना है और सारे जो विधायक भोपाल में रहेंगे, तो उसकी तारीख बदलकर 20 जुलाई कर दी गई। तो सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि 18 तारीख जो मतगणना होनी थी नगरीय निकाय की, अब वो 20 जुलाई को होगी। उसकी वजह सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव होना बताया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से कि बीजेपी की शिकायत, पहले चरण में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की शिकायत की गई है। कांग्रेस की मांग है कि दूसरे शहर के पुलिस को इलेक्शन की जिम्मेदारी मिले। मौजूदा पुलिसकर्मी सत्ता पक्ष का साथ दे रही हैं। पहले चरण में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी की है। राज्य निर्वाचन आयोग कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। शिकायत की गई है बीजेपी की और कहा है कि पुलिस भी जो है बीजेपी सत्ता पक्ष का साथ दे रही है। पहले चरण में जो मारपीट की तस्वीरें आई थी उसको लेकर के शिकायत की गई है और अब कार्रवाई की मांग भी
की गई है। दूसरे शहर के इलेक्शन की जिम्मेदारी जो है अब कहा गया है कि दूसरे पुलिसकर्मियों को दी जाए। तो यह है कि जिस तरह का माहौल 6 जुलाई के मतदान के दौरान देखने को मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सारी छूट दी गई है, कांग्रेस पार्टी समर्थित लोगों के लिए मारपीट की गई है, उन पर केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। यहां तक स्थिति हुई, आज तक कभी नहीं सुना होगा आपने कि प्रत्याशी को भी चुनाव के खुद के चुनाव में भी फरार रहना पड़ा हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भोपाल के मंत्री हैं आदरणीय विश्वास सारंग जी, उन्होंने वहां के एक टीआई हैं महेंद्र सिंह चौहान, उनके माध्यम से झूठा केस रजिस्टर्ड कराया, हमारे कांग्रेस नेताओं पर कराया, प्रत्याशी पर कराया, प्रत्याशी फरार कराया, उसके चुनाव को प्रभावित किया। पुलिस है, उसकी ड्यूटी बदली जाए, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर पुलिस वालों को लगाया जाए जिससे कि भाजपा के नेताओं में दबाव में न आ सके, और हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और वही जो हो जो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए। अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें वायदा किया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि न्याय करेंगे। देखते हैं, अगर न्याय होता है तो बड़ी खुशी की बात है, वरना उधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे चाघाट नगर परिषद में जनता अपने ही अंदाज में नेताओं का स्वागत के लिए तैयार है। चाघाट नगर परिषद में मूलभूत समस्याओं से परेशान जनता चुनावी दावों और वादों की लंबी कतारों के बावजूद स्थानीय मुद्दे को आधार बनाकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने की तैयारी में है। दरअसल साल 1985 में चाघाट नगर परिषद का गठन किया गया था, जिसके बाद साल दर साल यहां से अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्ष चुने गए। हर बार जातीय समीकरण और समस्याओं को आधार बनाकर जनता ने वोट किया, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस बार जनता ने साफ कर दिया है कि वो तो स्थानीय मुद्दे को आधार बनाकर अपना जनप्रतिनिधि चुनकर उससे अपना काम कराएगी। हमारे संवाददाता ने लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं अर्पित पांडे और न्यूज 18 की खास पेशकश शहर के संग्राम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे रीवा जिले के चाघाट नगर परिषद पर अभी वर्तमान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस बार नगरीय निकाय चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी और नेतागण किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे वोटिंग को लेकर, हम इन सब मुद्दों पर जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट कर रही है। पहले तो पत्रकार की हैसियत से यहाँ पर स्थानीय पत्रकार हमारे साथ हैं, यूसुफ केसरवानी जी। हम इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पर कैसी समस्याएं हैं, फील्ड में जाते हैं तो किस तरह की उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, बताएं जी। जैसा कि यहाँ जो नगरीय निकाय जो अपना चाघाट है, यहाँ 8791 करीब मतदाता है और ये 15 वार्ड अपने चाघाट नगर परिषद क्षेत्र में लगते हैं। और यहाँ जब हम फील्ड में जाते हैं तो विभिन्न मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सड़क है, नाली है, पानी है, साफ सफाई है और शासन की जो योजनाएं हैं उनको लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है और लोगों का विभिन्न प्रकार के आरोप भी रहते हैं। तो इस बार चुनाव में विकास के मुद्दे मुख्य रहेंगे और यहाँ की जो स्थानीय जनता है इस बार परिवर्तन को लेकर भी चर्चा हो रही है और विभिन्न समस्याएं नगर परिषद में जो कर्मचारी हैं और अन्य जो अव्यवस्थाओं को सुधार को लेकर यहाँ विचार जनता बना रही है। पत्रकार के तौर पर स्थानीय पत्रकार यूसुफ केसरवानी ने बताया कि यहाँ पर विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी और लोगों से भी हम जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के। बताएं भैया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? यहाँ के मुद्दे नगर के विशेष तौर से सफाई, नाली और विकास। यहाँ पर विकास के नाम पर कागज पर कार्रवाई बहुत होती है, कागज पर पेमेंट हो जाते हैं और बिना किसी कार्य के पूर्ण हुए यानी आधे अधूरे कार्य का पूर्णतः लोकार्पण कर दिया जाता है और उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है नल जल योजना। नल जल योजना में आधे अधूरा प्रोजेक्ट को लोकार्पण करा दिया गया और उसका लाभ जनता को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सड़कें खोदकर नालियां बनाई गई, पाइपलाइन बिछाए गए, लेकिन उन सड़कों को दोबारा बनाया नहीं गया। सफाई के मामले में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप देख लीजिए, हर जगह गंदगी बनी रहती है। बार बार फोन करने पर भी स्वीपर लोग सुनते नहीं हैं। और यहाँ पर चाघाट नगर परिषद में विगत 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं और जनता यहाँ पर भाजपा ने विकास भी किया है, मगर विकास ऐसा
कि कागजी विकास हुआ है और यहाँ पर कागजी पेमेंट हुए हैं। और लोगों से जानेंगे। भैया बताएं कैसी समस्याएं? जी, जैसा कि हमारे भाई साहब ने अभी बताया, आपको जानकारी दी। पहली चीज तो यहाँ पे पब्लिक कोई चीज अगर बोलना चाहती है या कहना चाहती है तो उसके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जाता है। आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर अभी नगर की समस्याओं के बारे में बताऊंगा या बोलूंगा तो हमारे पास शाम से ही ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप हमारे बिजनेस को भी उससे थोड़ा सा यहाँ की समस्याएं यही है कि जैसे नल जल योजना इन्होंने बताया, नल जल योजना कहीं का कोई सिस्टम नहीं है कि अभी पब्लिक को उस सुविधा का लाभ नहीं मिला है। पब्लिक को उस सुविधा का लाभ नहीं मिला और लोकार्पण विधायक जी, माननीय मंत्री जी ने आके कर दिया यहाँ का। तो ये कैसे हो सकता है? पब्लिक को उस चीज की सुविधा नहीं मिली और उस चीज का पैसा पास हो गया, उस चीज का लोकार्पण हो गया, उद्घाटन हो गया। और लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या चाक घाट नगर परिषद में है। बताएं भैया कैसी समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है। अभी 8 से 9 साल पहले माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और कई मंत्री मिनिस्टर आए, पेयजल का उद्घाटन करके गए। पानी की बात की और पानी गिरने भी लगा है। हाँ, ये तो संजोग अच्छा है, पानी गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और पानी की सर बहुत बड़ी समस्या है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अभी तक नगर के किसी भी व्यक्ति को मीठा पानी नहीं मिल रहा है। अब फर्जी तरीके से विधायक और सांसद यहाँ का उसका लोकार्पण, उद्घाटन सब कर चुके हैं। पानी के अलावा और सड़क नाली की कैसी समस्या? नाली की भी सर बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन जो भी आधा तिया उन्होंने पाइप डलवाया है, आए दिन पाइप इनका टूट जाता है। मीठा पानी को लेकर सरकार लगातार दावे और वादे करती है, मगर यहाँ चाक घाट नगर परिषद में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा। और लोगों से भी जानेंगे कैसी समस्याएं यहाँ पर। बताओ समस्या तो सब बताओ। आप बताएं, आप एक बार बताएं ना कि वही समस्या तो सबको है। उसके अलावा कोई समस्या नहीं है? सारे समस्या क्या बताइए क्या समस्या तो यहाँ बहुत है, किसकी बताई जाए। क्या समस्याएं तो बहुत है यहाँ। कैसी समस्या? अभी एक ने आपको पानी की समस्या बताई, इतनी बड़ी दरिया कल बहती पानी, विदेश दूसरे राज्यों को पानी तरावर कर रही है नगर। यही तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में है और यहाँ पर टमस नदी यहाँ से बह रही है और ऐसे है जिसकी धारें कभी बंद नहीं हुई। वह धार उत्तर प्रदेश के राज्य को आज भी सिंचित कर रही, हरा भरा राज्य है, पर यह नगर उस जल को आज तक किसी के आचमन के योग्य नहीं बना पाया। 270 लाख की परियोजना 26,000 रुपए में सिमट के रह गई। आप पूरी परियोजना देखेंगे आपको लगेगा 270 लाख रुपए में इस नगर को एक जन जन को पानी पिलाया जा सकता था, मगर वह पानी पिलाने की परियोजना भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां और भ्रष्टाचारी युक्त उसके शासन सत्ता में बैठे नेताओं ने पूरी परियोजना की वाट लगा दिया है। एक समस्या हो गई। इस नगर में ये चाक घाट रीवा जिले का सबसे संपन्न नगर कहलाता है। मध्य प्रदेश में शायद रिजर्व भारतीय स्टेट बैंक से बड़ा कोई बैंक होगा, हमारे यहाँ बैंक का ये स्थित है। यह नगर पूरा व्यापारिक नगर, यहाँ हर व्यक्ति, यहाँ ठेला लगाने वाला भी करोड़पति है। यहाँ जो ये ठेला आप देख रहे हैं ये करोड़पति लोग हैं, ये ठेला जो लगाए हैं। आप इनको चाक घाट नगर परिषद में मुद्दे बहुत हैं, सड़क नाली पानी सहित कई समस्याएं हैं, मगर यहाँ पर जनता को सुविधाओं से वंचित रखा गया है। रीवा से न्यूज 18 के लिए अर्पित पांडे। शहर का संग्राम लगातार जारी रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से पानी के गड्ढे में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हुई है। मृतक लड़कियों के नाम रिया, दिया और नकुशा पारदी समाज की बताई जा रही हैं। तीनों लड़कियां सभी की उम्र 7 से 12 साल है। बैरसिया थाने के बर्री पठार स्थित स्टेडियम के पीछे का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सूचना मिली है कि बर्री पठार के स्टेडियम के पीछे बच्चे खेल रहे थे। उसमें जो गड्ढे थे वो 4 फीट 5 फीट के थे, उसमें पानी भरा हुआ था और ये खेलते खेलते इस पर 3 बच्चियाँ की मृत्यु हुई है। दिया, रिया और नकुशा नाम के बच्चे जो 7 से 12 साल तक की बच्चियाँ हैं। अरे बड़ी लड़की है।
पानी के गड्ढे में गिरने से 3 लड़कियों की मौत हुई है। भारतीय समाज की बताई जा रही है। सभी की उम्र 7 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। बैरसिया थाना के बर्री पठार स्थित स्टेडियम की घटना है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर कैसे ये हादसा हुआ, ज्यादा जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो ये पूरा जो मामला है बैरसिया थाना इलाके का मामला है, जहाँ पर जो 3 जो लड़कियां हैं वो पानी में जो भरे हुए एक उसमें नहाने गई हुई थी और अचानक तीनों का जो है संतुलन बिगड़ गया और तीनों ही जो युवतियां पानी में डूब गईं और पानी के जो गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ था उसी में संतुलन बिगड़ा और तीनों जो मृतक हैं और मृतक छात्रा हैं उनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल तक की है। बैरसिया पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन की है। हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों जो युवतियों को तैरना नहीं आता था, तीनों छात्राओं को तैरना नहीं आता था, उसी के चलते ये ऐसा घटनाक्रम हुआ। तीनों की मौत होगी। तीनों के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में अंधविश्वास अब भी कायम है। रतलाम के सरकारी अस्पताल में 7 साल के मासूम का इलाज हो रहा है। मासूम राजस्थान के प्रतापगढ़ के सेवला गांव का रहने वाला है, जहां परिजनों ने इलाज के नाम पर उसे गर्म सुइयों से दाग दिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन बच्चे को लेकर रतलाम के चाइल्ड एंड केयर यूनिट पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को झटके आए तो परिजनों ने उसे मोटी गर्म सुई से दोनों हाथ और सर पर दाग दिया। फिलहाल बच्चे के दिमागी बुखार का इलाज किया जा रहा है। रतलाम की खबर आपको बता रहे हैं। 7 साल के मासूम पर अत्याचार किया गया है। 7 साल का बालक है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है। कल मॉर्निंग में हमारे पास आया था पीआईसी में। बच्चे की कंप्लेन की हिस्ट्री ये थी कि बच्चे को सीवियर कन्वर्जन आ रहे थे और फीवर आ रहा था, कॉन्शियस नहीं था, बेहोशी की हालत थी। और जब बच्चे को जनरल एग्जामिनेशन किया तो उसको शरीर जगह जगह 2-3 जगह बैंडिंग पाई गई, जिसे हम लोग दाम बोलते हैं, जिसके बारे में उससे जानकारी नहीं मिली है। बट क्योंकि बच्चे के झटके कंट्रोल नहीं हो रहे थे और बच्चा होश में नहीं आ रहा था, तो फिलहाल बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा है। बच्चे का ब्लड प्रेशर और परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए वैसोप्रेसर चल रहे हैं और जो ज़रूरी एंटीबायोटिक्स हैं वो बच्चे को दी जा रही हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, फिर देखते हैं कैसी कंडीशंस। रतलाम की खबर बता रहे हैं। 7 साल के मासूम पर अत्याचार किया गया है। अंधविश्वास का खेल चल रहा है। परिजनों ने मासूम को गर्म सुइयों से दागा। दोनों हाथ और सर को गर्म सुइयों से दागा गया। बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालत बिगड़ने पर रतलाम लेकर परिजन पहुंचे और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अंधविश्वास का खेल लगातार जारी है, चाहे कितना भी जागरूक किया जाए, पर कुछ ग्रामीण अंचलों में लोग मानने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। पहला मामला नहीं है, साल में दर्जनों मामले इसी तरह के आते हैं। बच्चे जब इन्हें तबीयत बिगड़ती है तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए अंधविश्वास के चलते लोग बच्चों को जब गर्म सुइया और गर्म सलाखें उनसे दागते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। यही मामला जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का है, जिसे बच्चे को 7 साल का बच्चा है और इसे रतलाम के जो एमसीएच यूनिट है वहाँ के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि बच्चे को दिमागी बुखार है, लेकिन जैसे ही परिजनों को लगा तो अंधविश्वास के चलते उन्होंने बच्चों को दोनों हाथों में और सर के ऊपर जो है गर्म सुइयों से दागा है, जिसके बाद इस बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अब इस बच्चे को जो है आईसीयू में एडमिट करवाया है, जहाँ पे जो स्थिति है वो नाजुक बनी है। बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। पुत्र ने अपने पिता को मारकर दफना दिया। आपसी विवाद में लाठी डंडे से वार किया। ताबड़तोड़ वार से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की मौत होने पर लाश को दफना दिया गया। 6 साल के मासूम ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। कसडोल थाने के सिंघारी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं।
कोंडागांव में मूसलाधार बारिश ने निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से सड़कें बनी तालाब, भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। आवाजाही में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की वजह से छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की भागदौड़ कम हो गई है। छोटी बड़ी बीमारियों की जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा अब जरूरतमंद लोगों के घर तक पहुंच रही है। गरीबों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई। देखिए खास रिपोर्ट। अच्छी सेहत और बीमारी में सही इलाज की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, लेकिन कई बार छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए गरीब परिवारों के समक्ष आर्थिक तंगी की समस्या सामने आती है, जिससे कई बार छोटी बीमारी भी बढ़कर नासूर हो जाती है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि ऐसी स्थिति का सामना प्रदेश की जनता को न करना पड़े और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफे के साथ हर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज सही समय पर और सहजता से हो सके। इसी दूरदर्शी सोच और सूझबूझ से स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की, ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और जरूरतमंद गरीब परिवारों समेत आम नागरिकों को भी बीमार पड़ने पर अस्पतालों की भागदौड़ के बजाय अपने घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट हर वार्ड में झुग्गी बस्तियों तक पहुंचकर वहां लोगों का इलाज करती है। हॉस्पिटल में लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल खुद लोगों के पास पहुंच के काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इसमें 42 टेस्ट हो रहे हैं जिसमें दवाइयां फ्री में दी जा रही है। 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी और फिर योजना का प्रदेश भर में विस्तार 31 मार्च 2022 में किया गया और कम समय में ही अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट ने 22,42,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। बीपी का इलाज के लिए आया था और प्राइवेट में जाने से पैसा उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। अब यहाँ आया अपना निगम का हॉस्पिटल में, या मैडम के पास दिखाया तो मुझे अभी दवाई भी देंगे बोल के मैडम बोले हैं। परिवार के मुखिया की तरह प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।